जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ा नईम है और मैं यहाँ पाक की हाउस लाहौर में हूँ। बुनियादी तौर पे मैं एक समाजी साइंसदान हूँ और कुछ लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में, और एक मुतरजिम भी हूँ मैं। ज़्यादातर मुख्तलिफ़ जो तरक्की पसंद अदीब हैं हमारे, उनका पुराने और नए दोनों का काम जो है वो मैं अंग्रेज़ी के कालिब में ढालता हूँ। और वैसे बुनियाद जो मैं मतलब जो मेरी प्रोफेशन है वो टीचिंग से मैं मुंसलिक हूँ, और सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, इमरानियात जिसको कहते हैं, लेवल्स में पढ़ाता हूँ बीकन हाउस होमब्रिज में। और एक हमारी बड़ी पुरानी तंजीम है, मैं बर सग़ीर पाक व हिंद की मेरे ख़्याल में सबसे पुरानी तंजीमों में से एक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, उसका मैं सदर हूँ लाहौर में। और हम हर हफ्ते को यहाँ पे मिलते हैं और हमारे इजलास होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। आज जिस मौजू पे मुझे बात करनी है वो आपको पता है कि 14 अगस्त को इस साल हम जो है 76 अपनी जो आज़ादी की सालगिरह है वो मनाएंगे। और उसी से जुड़ा हुआ एक दिन है जो कि बहुत पहले हमें मनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो कल 11 अगस्त के दिन जो है नेशनल माइनॉरिटीज़ डे मनाया जाता है। और ये दिन भी मेरे ख़्याल में से 6 या 7 साल ही हुए हैं इसको नेशनल माइनॉरिटीज़ डे डेजिग्नेट हुए हुए। वैसे मेरा ख़्याल है कि माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं उस पर तो नहीं यकीन रखता। मेरे ख़्याल में इक्वल सिटीज़नशिप डे होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की टर्म मेरा ख़्याल है कि थोड़ी पेजोरेटिव है और ज़रा मतलब मुतनफ़्फ़र कर देती है हमारे इस मुल्क में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से मसाइल हैं फ़िरका वाराना भी। और मतलब हमारे जो मुसलमान जो हमारे जो सिटीज़न्स हैं उनके भी आपस में बड़े मसाइल हैं फ़रोई, और जो हमारे लोग गैर मुस्लिम हैं जिनको इक्वल सिटीजन्स होना चाहिए, जो कि बेसिकली हमारे फाउंडर्स का विज़न था, सर सैयद का, अल्लामा इकबाल का, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो वो विज़न नहीं पूरा हो रहा। तो इसी सिलसिले में एक हमारे जो एक तारीख़ है, और जब मैं तारीख़ का ज़िक्र करता हूँ तो वो तारीख़ बेसिकली वो है जो हमें करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे जो असल हीरो हैं उनको हम उनका ज़िक्र दानिस्ता तौर पे जो है हम नहीं करते, चाहे वो भगत सिंह हों या वो सिंध के हेमू कालानी हों, या वो दूसरे लोग हों जो इसी मिट्टी के सपूत थे, जैसे कि सरहदी गांधी गफ़ार ख़ान साहब थे, या जो है मतलब लिस्ट बड़ी लंबी है हमारे उन हीरोज़ की। और वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ईरान या तुरान से नहीं आए, वो इसी मिट्टी से ही फूटे थे और यहीं पे उन्होंने अपना घर बनाया, यहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, यहीं पे उन्होंने जान दी। और जान किसके लिए दी? हम सब के लिए दी। और जब मैं हम सब की बात करता हूँ तो उसमें जो है वो मसलक और तबके और नेशनैलिटी की तफरीक से आज़ाद उन्होंने एक माशरे की, मतलब उसमें मुसलमान, हिंदू, पारसी, सिख, जैन, जितने लोग भी हमारे इस बड़े सग़ीर पाक व हिंद में शामिल हैं और थे, उन सब के जो है उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा। तो उनमें से एक हमारे बहुत बड़े हीरो हैं जो मेरे ख़्याल में अगर कभी हमारे इस खित्ते की सही तारीख़ लिखी जाएगी तो उनका नाम हमेशा जलीय रूप में लिखा जाएगा। वो हैं हेमू कालानी, जिनका ये सदी साल है। और वो जो हैं 19 साल की उम्र में उन्होंने हमारे इस वतन की आज़ादी के लिए जामे शहादत नोश किया। तो मैं अपनी बात में थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में बताऊंगा, उनकी जद्दोजहद के बारे में बताऊंगा। वैसे तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिन पे फ़िल्म बनाई जा सकती है, ड्रामे लिखे जा सकते हैं, उनका जितना भी ज़िक्र जाए वो कम है, क्योंकि वो भी उतने ही हमारे हीरो हैं जितने हमारे वो हीरो जो कि मुसलमान, जिनको हम समझते हैं, या जो मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए, जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का हमारे उस तरीके से हिस्सा हैं, जैसे जिन्ना साहब, सर सैयद साहब, अल्लामा इकबाल। तो मेरे ख़्याल में जब तक हेमू कालानी जैसे हीरोज़ का, सूरमाओं का हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में ज़िक्र नहीं किया जाता, तो एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली उसमें हम इसका ज़िक्र करने की, उस दानिस्त में हम इसका ज़िक्र करने की कोशिश करते हैं। तो हेमू कालानी जो थे वो 23 मार्च 1923 को सक्खर में पैदा हुए।
और आपको पता है 23 मार्च जो है वो हमारी तारीख़ में एक बड़ी बरगज़ीदा एक तारीख़ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में हम इसको पाकिस्तान डे के दिन नाम से मनाते हैं कि जब लाहौर में 1940 में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। और जो लोग जो है इससे जुड़ा हुआ एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे एक और हीरो हैं भगत सिंह, जिन उनका भी जो शहादत का दिन है वो 23 मार्च 1931 ही है, और इसी शहर लाहौर में जो है उनको फांसी दी गई और रावी के किनारे जो है उनकी जो आखिरी रस्मात हैं वो अदा की गई, उनकी राख बहाई गई। और वो जगह भी मौजूद हैं जिधर वो फिरते थे, जिधर वो रहते थे। तो 23 मार्च के दिन ही हेमू कालानी जो हैं वो उस ज़माने में सक्खर के अभी भी 2 हिस्से हैं, पुराना सक्खर और नया सक्खर। तो पुराने सक्खर में वो पैदा हुए और वो एक बड़े ही मतलब शातिर किस्म के नौजवान थे, बहुत ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा अच्छे वो तैराक थे, क्योंकि उनके दोस्त बताते हैं कि वो पूरा दरिया सिंध खुद ही अबूर कर लेते थे तैराकी करके बगैर किसी मदद के, और तैराकी से ज़्यादा वो अच्छे पहलवान थे। और आपको पता है पहलवानी के लिए अखाड़ा चाहिए होता है, उस ज़माने में अखाड़े होते थे, अभी भी हैं। तो वो उन्होंने एक मंडल में इन्होंने बाकायदा एक एंट्री ले रखी थी, उसमें वो पहलवानी करते थे और सीखते थे। और क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो मैं ये भी बताऊं, ये बात लाहौरी लोगों को भी नहीं पता कि वो क्रिकेटर भी बहुत अच्छे थे, और अपने क्रिकेट के टूर के दौरान लाहौर भी वो आए थे, तो लेकिन उसकी कोई यादाश्त बाकी नहीं है। तो बहुत अच्छे तैराक थे, बहुत अच्छे वो खिलाड़ी थे, और जो है वो उनमें देशभक्ति का जज्बा भी बहुत गर्म था, और एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद पेसूमल कालानी जो थे वो जो है मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे, और अंग्रेज़ हुक्काम के लिए वो जो है वो जेलों के ठेके लिया करते थे। बल्कि जिस जेल में बाद में सक्खर जेल में जहाँ पे हेमू को फांसी दी गई, वो जेल भी इत्तेफाक से उनके वालिद साहब ने उसका उनसे ठेके पे बनाया था। ये भी तारीख़ के तज़ादात में से एक चीज़ है। इस फैमिली में सिर्फ पेसूमल कालानी जैसे लोग नहीं थे, बल्कि उनके चचा डॉक्टर मंगाराम कालानी जो कि एक एंटी कॉलोनियल फाइटर थे। तो मतलब ऐसा होता है कि एक ही फैमिली में कुछ लोग जो हैं वो जो है हुक्मरानों के, गोरे हुक्मरानों के जो हैं वो वफाकार होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल एक अलग ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मंगाराम कालानी जो थे वो बाद में उन्होंने हेमू कालानी और उनके दोस्तों की मदद भी की। वो कांग्रेस में बहुत मतलब नामी ग्रामी हैसियत के लीडर थे सक्खर में, और स्वराज सेना के नाम से एक नौजवानों की तंजीम थी, उसको वो एक हेड थे। और ये तंजीम जो थी इसका मकसद था कि 19 और 25 साल के दरमियान जो उम्र के नौजवान हैं स्कूल और कॉलेज में, उनको जो है मोबिलाइज़ किया जाए। मतलब वॉयलेंटली नहीं, मतलब उनको मोबिलाइज़ किया जाए नॉन वायलेंटली जो है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पे गांधी साहब का गलबा था, और उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोबिलाइज़ किया जाए कि वो हिंदुस्तान को छोड़ दें और खुद मुख्तारी जो है वो यहाँ के बासियों के हवाले कर दें। तो हेमू कालानी जो हैं उन्होंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया हुआ था, और याद रहे कि शहादत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, और जल्द ही उनका भी जो है ताल्लुक़ मंगाराम कालानी से हो गया, और उनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ। और क्योंकि कुदरती तौर पे वो एक लीडर थे तो वो स्वराज सेना के लीडर भी बन गए। हेमू कालानी के साथ जो उनके जिस रात उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा ट्रेन स्टेशन पे, तो उनके 4 दोस्त उनके साथी थे, लक्ष्मण दास केशवानी, हरीश निलानी, यशु संतानी और टिकम भाटिया। इनको फांसी नहीं हुई, और बाद में कई साल बाद जब हेमू कालानी को फांसी हो गई और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, इनमें से कई दोस्तों ने हेमू कालानी के इन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी, और इसमें उन्होंने पहली दफ़ा अपने ताल्लुक़ को जाहिर किया हेमू कालानी के साथ। तो उनके एक दोस्त जो हैं जो उनके साथ शरीक थे इन तमाम सरगर्मियों में,
लक्ष्मण दास केशवानी, वो लिखते हैं कि गांधी साहब जो थे वो सखर आ रहे थे और बहुत बड़ा एक वो विजन था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है एक बहुत बड़ी तहरीक थी 1942 में कि गांधी ने ऐलान किया था कि तमाम हिंदुस्तानियों कि वो अंग्रेजों से उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान छोड़ दो। उसके सिलसिले में वो 1942 में सखर में जो है आज़ाद मैदान एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ पे बहुत तारीखी लोगों ने भी खिताब किया था, उसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है। तो वहाँ पे वो गांधी साहब खिताब करने आए, तो वहाँ पे स्टेज पे इनके हेड मास्टर थे पुराने रंगमल, वो पंखा झल रहे थे गांधी साहब को। लिखा है लक्ष्मण दास केशवानी ने अपनी याददाश्तों में कि उनकी ख्वाहिश हुई कि हम गांधी साहब के करीब जाएं और उनसे मिलें, क्योंकि नौजवान थे, स्टूडेंट्स थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे गांधी साहब से। तो वो सोच रहे थे कि किस तरह गांधी साहब के करीब जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, कोई मौका नहीं था। तो खैर वो अपने वो मास्टर रंगमल के पास गए, उनके वो पुराने हेड मास्टर थे, उन्होंने लक्ष्मण दास को पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी आप थक गए होंगे, लाए पंखा मुझे दे दे, मैं चल देता हूँ। तो वो बेसिकली गांधी साहब के करीब जाना चाह रहे थे ताकि उनसे बात कर सके। तो मास्टर रंगमल ने, वो थके हुए थे, उनका पसीना बह रहा था, उन्होंने पंखा जो है वो लक्ष्मण दास को दिया और लक्ष्मण दास पंखा चलते चलते गांधी साहब के करीब आया। जब उन्होंने अपना खिताब खत्म कर लिया तो उन्होंने गांधी साहब से वो उन्होंने कहा कि गांधी साहब हम क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान को जो है आज़ाद कराने के लिए। तो गांधी साहब ने इनसे पूछा तुम कौन लोग हो, क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा। तो लक्ष्मण दास ने कहा जी हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम तालिब इल्म हैं। तो गांधी साहब ने कहा कि जाओ और सारे स्कूलों में और नौजवानों को जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद करो और मोबिलाइज करो। तो ये जो चीज़ थी ये इन तमाम नौजवानों के लिए, मतलब ये सब 17-18 साल के नौजवान थे, कोई उनको कोई तजुर्बा नहीं था इस किस्म की जो है सरगर्मियों में हिस्सा लेने का। तो ये बड़ा इनके लिए इंस्पिरेशनल था। तो फिर उन्होंने मंगा राम कलानी साहब के साथ मिलकर स्वराज सेना में जो है उन्होंने छोटे छोटे वारदातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका ख्याल था कि अंग्रेज जो है वो पीसफुल तरीके से नहीं इंडिया छोड़ के जाएंगे, इनको मजबूर करना पड़ेगा, इनको जो है वायलेंटली जो है। और सारी बात है ये चीज़ गांधी साहब की तालीमात के खिलाफ थी। तो उन्होंने फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी वारदातें करना शुरू कर दी। मतलब एक वारदात ये थी कि सखर के जो डिप्टी कलेक्टर थे उनके जो है ऑफिस के ऊपर जो यूनियन जैक था उसको उतार के उन्होंने कांग्रेस का तिरंगा लगा दिया, जिसको ट्राई कलर कहते हैं, जो अभी भी उनका एक फ्लैग है हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग है। इसी तरह उन्होंने कुछ जगहों पे पुलिस चौकियों पे हमला कर दिया, बम फाड़ दिया। और आपको याद है कि मतलब ये बात है 1942 की। तो आपको याद है कि भगत सिंह ने भी कुछ साल पहले जो है पार्लियामेंट में पंजाब असेंबली में एक बम फाड़ने की कोशिश की थी, कि उनका ख्याल था कि अंग्रेज जो है वो खुल के बहरे हो चुके हैं, इनको सुनाने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, जो है ओवरस्टेड योर वेलकम, वी डोंट नीड यू एनी मोर। तो वो बम हटा, हालांकि उसमें कोई हलाक नहीं हुआ, उसमें उन्होंने पैम्फलेट्स वगैरह बांटे, लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया गया और उनको क्योंकि पॉलिटिकल ट्रायल था, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करना था तमाम इनकलाबी के, तो उन्होंने उनको फांसी की सजा दी। तो हेमू कालानी और उनके दोस्तों ने भी एक कोर्ट में एक मतलब बम जो है वो एक केस में रख के फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी क्लर्क ने वहाँ पे वो शुबे में उसने उसको पकड़ लिया उसको, और वो बम जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया। तो फिर इस तरह की वारदातें हुई। तो एक दिन मंगाराम कलानी जो है उनको पता चला कि एक ट्रेन जा रही है सखर से कोयटा, और उसमें बहुत ज़्यादा माल बरदार और उसमें बहुत ज़्यादा असलहा वगैरह होगा, और क्योंकि उसमें असलहा ज़्यादा है तो वो मुसल्ला ट्रेन होगी, मतलब जो अंग्रेज़ों के अहलकार हैं वो मुसल्ला होंगे। तो उनका ख्याल था कि अगर इस ट्रेन को मतलब उल्टा लिया जाए और इस पे हमला करके जो है उन असलहों को जो है वो लूट लिया जाए, तो वो मसला जो था कि इनकलाबियों के पास असला नहीं है, वो मसला हल हो जाएगा और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जो है एक जंग मील की हैसियत से वो साबित होगा। तो मंगाराम कलानी ने ये बात जो है वो सखर में ज़माने में बड़ा मशहूर सिनेमा था प्रभात टॉकीज, तो वहाँ पे वो बताने के लिए आए हेमू कालानी को। वो उस वक्त फिल्म वहाँ पे देख रहे थे,
तो जब इंटरवल हुआ तो गंगाराम आए और उन्होंने हेमू और उनके साथियों को इस ट्रेन के बारे में बताया, तो वो सबका यही ख्याल था कि जी इस ट्रेन को लूटना चाहिए और उसको डिरेल करना चाहिए। और इसलिए फिर हुआ ये कि 22 अक्टूबर 1942 की रात को सक्खर रेलवे स्टेशन के करीब उन्होंने जगह मुंतखब की और वो वहाँ पे फिश प्लेट्स जो थी वो निकालना शुरू हो गए। जो आपको पता है जो रेल की जो बॉल्ट्स होते हैं, ताकि वो जब ट्रेन आए तो वो रिट्रैक्ट हो जाए और लेट जाए। तो अब वो जो पाना था वो बहुत छोटे साइज़ का था और जो बॉल्ट्स थे वो बड़े साइज़ के, तो बड़ी मुश्किल से वो निकाल रहे थे बॉल्ट्स को और वो बार बार फ्री हो जाता था जो पाना है, मतलब तो वो उसकी ठक ठक जो है, जारी बात है उसकी काफ़ी आवाज़ होती है। तो वहाँ पे एक बिस्किट फैक्ट्री थी करीब में, तो उसका गार्ड वहाँ पे चकन्ना हो गया जब उसको ठक ठक की आवाज़ें आई। तो उसने जो है मिलिट्री पुलिस को बुला लिया। मुझे याद है उस ज़माने में मार्शल लॉ लगा हुआ था सिंध में, क्योंकि जो हुर तहरीक थी वहाँ पे वो बहुत मुनज़्ज़म थी। और आपको पता है हुर तहरीक भी सिंध की जो एक अनरिटन तारीख के हीरो हैं, क्योंकि जो आजकल पीर पगाड़ा है इनके दादा जो थे क़ुद्दतुल्लाह राश्दी, वो एक टेररिस्ट लीडर के तौर पे सिंध में उभरे। और ये जो हुर तहरीक थी ये भी ट्रेनों को उड़ाते थे, इनको बम जो है बम बरसाते थे, लोगों को कत्ल करते थे। और इन पे भी बाद में इसी साल जिस साल हेमू का लाने पे मुकदमा चला, इनके लीडर को भी जो उनके मतलब रूहानी पेशवा थे क़ुद्दतुल्लाह शाह राश्दी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें भी फांसी हुई। तो हुर तहरीक का इतना ज़्यादा मतलब डर था कि अंग्रेज़ों ने पूरे सिंध में मार्शल लॉ लगाया था। इसलिए बिस्किट फैक्ट्री के गार्ड ने मिलिट्री पुलिस को अलर्ट किया और उनका एक सिपाही जो है वो टॉर्च लेकर वहाँ पर आया जहाँ ये लोग फिश प्लेट्स निकालने की कोशिश करते, और उसने अपना टॉर्च उन पे आके लगाया। उसने कहा तुम लोग कौन हो? तो जब उनकी शनाख्त नहीं हुई तो हेमू कालानी तो वहीं रहे, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। ये जो बाकी उनके 4 दोस्त थे, लक्ष्मण दास केशवानी, हरी लेलानी, हाशिम सुल्तानी और टिकम भाटिया, ये सारे इधर उधर हो गए, भाग गए। और बाद में ये सवाल पूछा गया कि क्यों हेमू कालानी नहीं भागे, और उसका कोई जवाब नहीं कातिल खादिस का। लेकिन हेमू कालानी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, उन्होंने जो है अपने आप को पुलिस की तहवील में दे दिया और उनको जो है पकड़ लिया गया और फिर जो है उनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, उस ज़माने में हिंदुस्तान में सिंध में हिंदू और मुसलमानों के ताल्लुकात बहुत कशीदा थे, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन जब इस ट्रायल हुआ हेमू कालानी का तो इसने अक्रॉस द नेशनल डिवाइड उसने मोबिलाइज किया लोगों, मतलब उसमें बड़े प्रोमिनेंट किस्म के हिंदू मुसलमान जो थे जिनके मैं भी नाम लूँगा, वो मतलब उन्होंने इसमें हेमू कालानी की जान बख्शी के लिए मोबिलाइज किया। तो एक बड़ी दिलचस्प जो है बात है, ये बताने वाली बात है। तो हेमू कालानी को जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और उन्होंने मतलब कहा कि जो है उनके लॉयर्स में उनमें उनकी टीम में बहुत बड़े लॉयर थे, अब्दुल सत्तार पीरज़ादा, जो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जिनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का बानी कहा जाता है, उनके वालिद साहब थे एडिशनल वो कलेक्टर थे सक्खर के, एक बड़े बासर आदमी थे, वो हेमू कालानी की टीम में शामिल थे। उन्होंने हेमू कालानी को मशवरा दिया कि जब आपको कोर्ट में लाया जाए तो आप अपनी जो है जिम्मेदारी कबूल कर लें, आप माफ़ी मांग लें और आप अपने दोस्तों के नाम बता दें कि किन लोगों ने आपकी मदद की तो आपकी जान बख्शी हो जाए। तो हेमू कालानी ने ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया। उसने जब वो कोर्ट में गया तो उसने अपने नाम आइडेंटिटी, उसने कहा जी मैं बिल्कुल अकेला था, मैंने ये मैंने दानिस्ता तौर पे किया है, क्योंकि कोई भी शख्स इस पोजीशन में था तो वही करता, क्योंकि आप लोगों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है। अगर मैं इस पोजीशन में होता और मैं आप पे हुकूमत कर रहा था, मुझे यकीन है आप लोग भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर मुझे दोबारा ये काम करने का मौका मिले तो मैं दोबारा भी यही काम करूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल ना अपने दोस्तों का नाम बताया, ना उन्होंने माफ़ी मांगी, ना उन्होंने किसी किस्म की कोई रिमोर्स शो की, और उन्होंने कहा मतलब उन्होंने सारे अपने जो है जान बख्शी के दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा, इनको जो है कोर्ट ने केस चलाया और इनको 10 साल जो है वो कहते हैं बामुशक्कत हुई। और उनके जो लॉयर थे उनका ख्याल था कि क्योंकि 19 साल के हैं ये, उन्होंने ये बनाने की कोशिश की इज इनएक्सपीरियंस, इज नाइफ, तो इनकी जो है इनको माफ़ कर दिया जाए, इनसे गलती हुई है, ये दोबारा नहीं करेंगे। तो इनके जो पेपर थे कोर्ट के वो हैदराबाद भेजे गए, क्योंकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का जो कर्नल रिचर्डसन थे उनका ऑफिस वहाँ पे था।
तो जब उन्होंने इसके पेपर पढ़े तो उन्होंने कहा कि ये 19 साल का नौजवान है, ये क्या हमारे खिलाफ जो है ये इसका ख्याल था कि ये हमारे खिलाफ एक बगावत करेगा, तो मैं इसको मज़ा सिखाता हूँ, सबक सिखाना चाह रहे थे वो इनको। तो इन्होंने उस कैद बामशक्कत को डेथ सेंटेंस में तब्दील कर दिया, क्योंकि वो एक केयरलेस इंसान थे। और जैसे कि मैंने बताया, इसके कुछ महीने बाद पीर पगाड़ा जो ज़माने में थे, इसको पता करा कि उनको भी इसी शख्स ने सजाए मौत की सजा सुनाई थी। तो ही वॉज डिटर्मिन्ड टू पनिश हिम मुकालानी एंड सेट एन एग्जाम्पल, जस्ट लाइक 10 और odd years earlier भगत सिंह के साथ भी इसी किस्म की चीज़ हुई थी। अब हेमू कालानी की जान बख्शी के लिए जो है वो अपीलें शुरू हो गई। इनके लॉयर अब्दुल सत्तार बिरज़ादा जो थे, उन्होंने भी कोशिशें की। और सद बेला टेम्पल जो है, जो कि अभी भी सक्खर में एग्जिस्ट करता है, इसके मतलब मेन टेम्पल था हिंदुओं का सक्खर में, उसके जो हेड प्रीस्ट थे वो उसमें शामिल थे। और जमशेद मुसलमान जी मेहता जो कि कराची के मेयर थे, पारसी थे वो। अगर आप कराची जाए, वो जो प्रोमेनाड है बीच के गिर्द, वो इन्होंने बनवाई है जमशेद जी मेहता ने। वो पूरी जो प्रोमेनाड है जिस पे आप खड़े हो के वो सारा क्लिफ्टन, ही वाज मेयर। कहने का मकसद है कि पारसी, हिंदू, मुसलमान सब इनकी जान बख्शी की तहरीक में शामिल थे। और लेकिन हेमू कालानी ने जो है उन पे साइन करने से इनकार कर दिया। जितनी भी अपीलें हेमू कालानी के बिहाफ पे की, उन पे हेमू कालानी के सिग्नेचर नहीं मौजूद थे। बल्कि वो तो बहुत खुश थे कि मुझे शहादत का एक मौका मिल रहा है। और उनके दोस्त जो कि कुछ सक्कर में थे, हैदराबाद में, तो उन्हें डर था कि कहीं हमारे नाम ना बता दें, तो वो भी नहीं इन्होंने बताए। तो फिर इनके रिश्तेदार भी गए इनके पास, इनकी माई, इनकी माँ, जेठी भाई, क्योंकि ये सबसे बड़े थे अपनी फैमिली में, तो उन्होंने भी अपील की अपने बेटे से कि तुम भी जवान हो और हमने तुम्हारी अभी शादी भी कर ली है। जिसका आपको पता है एक माँ और बेटे का एक भी ताल्लुक होता है, तो तुम माफ़ी मांग लो, तुम अपने जो है अंग्रेज़ों को बता दो वो जो नाम उनको चाहिए और तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी। तो वो सब आखिरी दफ़ा जब मिलने गए हेमू कालानी को, तो उन सब ने रोना शुरू कर दिया। तो हेमू कालानी कहा कि आप सब क्यों रो रहे हैं, ये तो बड़ी किस्मत वालों को ये शहीद शहादत का दर्जा मिलता है, तो आप मेरा इंतजार करें कि मैं दोबारा आऊँगा। क्योंकि आपको पता है वो गर्मा पे यकीन रखते हैं, कह रहे हैं आप जो मिशन मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसने अपने भाई को कहा टेक चंद को कि वो आपने मिशन पूरा करना है जो मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं दोबारा आऊँगा, मैं पैदा दोबारा कौन, तो आप मेरा इंतजार करें और मैं यही काम करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो जो है हेमू कालानी जो है, उन्हें इतनी खुशी थी कि वो शहीद होने जा रहे हैं कि कहा जाता है कि उन्होंने खा खा के अपने आप को मोटा कर लिया था। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जो डेथ रो पे लोग होते हैं उनको जब पता है कि मैंने मरना है तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, वो जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। और मतलब तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। ही वाज सो हैप्पी कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक दायमी मतलब एक जगह मिलने वाली है हिंदुस्तान की शहीदों की गैरत में। तो 20 जनवरी को इनकी एग्जीक्यूशन से एक दिन पहले इनके भाई टेकचंद को अंग्रेज़ों का पैगाम आया कि अगले रोज़ आपके भाई को फांसी दे दी जाएगी, तो आप लोग आ जाइएगा, उससे जो भी आपने मुलाकात करनी है, जो आपने लाश वगैरह देनी है। तो इनको जब फांसी के लिए जाया गया तो इनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं फांसी के मुद्दे तक मैं इनकलाबी स्लोगन चैंट करता हुआ जाऊँगा, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद। और आप सरकारी एहलकार हैं, आपने जवाब देना है स्लोगन्स का, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो ऐसा तारीख ये कहती है कि ऐसा हुआ, और वो इनकलाबी जो नारे हैं वो मारते हुए हेमू कालानी तख्तादार पे गए, और जो सरकारी हुकाम थे वहाँ पे उन सब ने उनके जवाब इनकलाबी स्लोगन से दिए, मतलब वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो 22 जनवरी 1943 को हमारे इस नौजवान ने 19 साल की उम्र में तो फांसी हुई। सुबह 4:30-5 बजे उनको फांसी दी गई। और जो है इनके जो वालिदैन और अकाबरीन थे वो शाम को इनकी डेड बॉडी वसूल करने आए 4:30 बजे शाम को उसी दिन। और उनसे कहा गया कि अगर आपने हेमू कालानी की लाश को छुड़ाना है तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट।
अब वो लोग तो गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हेमू कालानी की लाश को छुड़ा सकें। तो फिर शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी ने वो 1000 रुपए देकर हेमू कालानी की लाश छुड़ाई, और लाश देने से पहले अंग्रेज़ों ने जो है उसके वालिदैन से कहा कि अगर जब ये लाश बिजाई जा रही होगी, अगर कोई मुजाहरे हुए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मतलब कोई डैमेज हुआ या किसी ने गुस्से में आके। तो फिर वो प्रोसेशन जो है वो हेमू कालानी का जो आखिरी आप कह लें सफ़र था, तो वो शुरू हुआ, और 4-5 अंग्रेज जो थे लाल टोपी पहन के वो उनके साथ थे। तो जैसे जैसे लोगों में खबर फैलती गई तो यंग लोग जो थे उनका गम गुस्सा बढ़ता चला गया, स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई, स्कूलों में स्कूल बंद हो गए। जो साधु बेला का जो टेम्पल था वहाँ पे हेमू कालानी की तस्वीर लगाई गई, और बहुत ज़्यादा गम गुस्सा जो है वो पूरे सिंध में फैल गया जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इतने बड़े सपूत को फांसी दे दी गई है। तो जब इनकी प्रोसेशन लेके जाई जा रही तो ऊपर से लोग देख रहे थे, क्योंकि मुंह इनका जो था वो रिवील्ड था, कवर नहीं था, तो सब ऊपर से लोग इनके आखिरी दीदार को देख रहे थे। और मेरे जो सिंधी दोस्त हिंदुस्तान में हैं उन्होंने कुछ पार्टीशन सर्वाइवर से इंटरव्यू किए, वो कह रहे हैं कि एक लेजेंड है कि जो बच्चे थे, क्योंकि जहाँ पे इनको क्रिमेट किया गया वो कुछ स्कूल था, तो वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, तो वो सारी रात नहीं सोए कि शहीद की लाश आएगी और हम दिए जला के वो प्रार्थना करते रहे कि, क्योंकि वो कहते कि सोना हराम है उस रात को जब शहीद जो है वो शहीद की। तो वो बच्चे जो हैं वो दिए जला के सारी रात जागते रहे कि वो हमारा जो सूरमा है वो आएगा और हम इसका आखिरी दीदार करेंगे। तो ये एक मतलब एक चीज़ है जो आपको शायद तारीख में रिटर्न में नहीं मिलेगी, ओरल हिस्ट्री में ये मतलब बात रिकॉर्ड हुई है। तो खैर उस लाश को जो है वो आखिरी रसूमात उसकी हो गई, उसको जला दिया गया और उसकी राख जो है वो दरियाए सिंध में बहा दी गई। फिर हुआ ये कि नेहरू साहब जब 1945 में सखर आए तो खास तौर पे हेमू कालानी के घर गए, वहाँ पर उनकी माँ से मुलाकात की और उनको बहुत उन्होंने शहीद के तौर पे उनका शुक्रिया अदा किया। और एक उनकी स्पीच थी, उस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग उस साथ जब मैंने सुना इस नौजवान की मौत के बारे में तो मैं सोच रहा था कि ये कैसा नौजवान है कि 19 साल की उम्र में मैट्रिक का एग्जाम उसने पास किया, और ये किस किस्म का नौजवान है। और कहते हैं मुझे नहीं पता इसका गुनाह क्या था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंग्रेज जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करते हैं उनसे किसी इंसाफ की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जब हेमू कालानी का नाम लिया जाएगा तो हमारा जो यूथ होगा हमेशा जो है वो आज़ादी की राह में जो है वो एक उम्मीद, इसका नाम जो है वो इज्जत से और एहतराम से लिया जाएगा और ये बड़ा बढ़ावा देगा आज़ादी की तहरीक को। तो उसके बाद कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन थे सुभाष चंद्र बोस की, वो इनके घर आए और उन्होंने गोल्ड मेडल खास तौर पर जेटली भाई इनकी माँ को दिया है, रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ हेमू कालानी फॉर द नेशन। और उसके बाद पार्टीशन हो गई और जैसे कि आपको पता सिंधी उसमें बहुत से बात थे, अभी भी हैं, तो वो इनका ख़ानदान जो था वो पार्टीशन के बाद सबके छोड़कर हिंदुस्तान चला गया। चंबूर रेफ्यूजी कैंप मुंबई में, वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि ये किस शख्स के वालिदैन हैं। वो आपस में फिर आपको पता है जब, और उनके वालिद साहब भी बड़े हम्बल से आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे एक पंसारी की दुकान खोल ली चीज़ें वीज़ें छोटी मोटी बेचने की। तो फिर करते करते जो है जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये तो शहीद हेमू कालानी के वालिदैन हैं, तो बात पार्लियामेंट तक पहुँच गई। तो वहाँ पे फिर एक ये डिसाइड हुआ कि इस शहीद को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है और भगत सिंह से ये वाज़ेह रहे 4-5 साल छोटे थे जब इन्होंने जामे शहादत पेश किया। तो 1983 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक स्टैम्प जारी की हेमू कालानी के ऑनर में ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ हेमू कालानी। और 2003 में जो है 1983 में ही इनको खास तौर पे उस सेरेमनी में बुलाया गया जेटली भाई को, और वहाँ पे भगत सिंह की माँ भी मौजूद थी। और अखबारों में एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर मौजूद है कि भगत सिंह की माँ जिसको वो पंजाब माता कहते थे और जेठी भाई जिसको सिंध माता कहते थे, तो सिंध माता और पंजाब माता एक साथ बैठे हुए हैं। अभी रोज अखबार में तस्वीरें अवेलेबल जो कि मैंने ब्रिटिश आर्काइव्स में भी देखी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो
भगत सिंह की मां ने जब वो जेठी बाई से मिली तो उसने कहा कि मेरे ख्याल में तुम्हारे बेटे की कुर्बानी मेरे बेटे से ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो कली था जवानी की, उसने जान दी। तो ये भी तारीख में रिकॉर्ड है कि भगत सिंह की मां ने एक राज्य तहसीन हेमू कालानी को जो है सिंध के बेटे को पेश किया। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये डिसाइड किया गया कि एक स्टैचू जो है वो पार्लियामेंट में हेमू कालानी का नस्ब करना चाहिए, और वो स्टैचू जो है वो बनाया गया। और उसको उस सेरेमनी में सोनिया गांधी जो उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी उनको भी बुलाया गया। तो एक तरीके से आप देखें कि और जो सिंध के जो बड़े लीडर जो कांग्रेस फैमिली सिंध में थी, जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, राम जेठमलानी, उन सबको भी इनवाइट किया गया इस की इनॉग्रेशन के लिए। तो वो स्टैचू भी वहाँ पर मौजूद है। और कोई मेरे ख्याल में 12-13 शहर हैं हिंदुस्तान में जो कि हेमू कालानी के नाम पर हैं। उल्हासनगर एक जगह है जहाँ बहुत से सिंधी माइग्रेट करके थे, वहाँ पे वीनस चौक है, उसका नाम जो है वो हेमू कालानी चौक मतलब कर दिया गया। अच्छा, तो हेमू कालानी की तो मेरे जो सिंधी दोस्त हैं वो बताते हैं कि हेमू कालानी की जो 7 साल तकरीबात थी वो पिछले साल से शुरू हो गई। ये उनका 7 साल है, और बहुत से ड्रामे और परफॉर्मेंसेस पिछले साल से हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में ये हुआ कि उनका जो पुराना घर है वो सक्खर में मौजूद है, मिर्की स्ट्रीट में, ओल्ड सक्खर में, लेकिन वो घर बहुत ही नागुफ्ता बेहालत है, बिकॉज बारिशें वहाँ पे बड़ी होती हैं, पुराना सक्खर, और अब फ्लड्स भी आए हैं, तो वो उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। तो एक अजीब बात है कि ये शख्स जो है इतना बड़ा आदमी, जो कि शायद सक्खर का सबसे मुअज़्ज़ज़ शहरी था, मतलब मेरे ख्याल में इतना मुअज़्ज़ज़, उसको जो है उसका जो आबाई घर है जिसमें वो पला बढ़ा, जिसमें उसने जो है वो स्कूल गया, वो मौजूद है, और उसको ना वहाँ पे मतलब पहली तो बात सिंध हुकूमत से एतराज़ मिलता है, पाकिस्तान की हुकूमत को तो आप भूल जाए, वो तो किसी को नहीं करती। तो ये जो सेक्युलर हुकूमत है सो कॉल्ड, ठीक है, जिसकी वो जो कृष्णा कुमारी जो है भील कम्युनिटी से, वो इनकी सेनेटर है, ठीक है, जो शीदी कम्युनिटी है सिंध की, अफ्रीकन कम्युनिटी, कम्बरानी, वो पीपल्स पार्टी की एमपी है जो अफ्रीकन जो सिंध से। तो इस पार्टी ने अभी तक इनके 7 साल में भी उस घर को चाहिए तो ये था कि उसको रेनोवेट करते, अपनी जो हिंदू कम्युनिटी है जो अदम इस्तेहकाम का शिकार ऑलरेडी है। आपको पता है जो पोस्ट कन्वर्जेंस का मसला है यहाँ पे, हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, जबरन मुसलमान बना दिया जाता है और उनको जो है शादी करा दी जाती है। उनको अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए आप उसको घर को आप नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह फैसलाबाद में भगत सिंह का जो स्कूल है वो प्रिजर्व हालत में है, बंगे जो उनका गांव है जिधर वो पैदा हुए, वो स्कूल वहाँ पे हमारे बहुत बड़े अदीब मुख्तसर सैनकार जिन्होंने अपना नावल अभी लिखा है वो होकर आए हैं। अगर आप स्कूल में जाए वो सारी तस्वीर वहाँ पे भगत सिंह की, और वो ओन करते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक पार्क था सक्खर में जिसका नाम हेमू कालानी पार्क कर दिया गया इन ऑनर ऑफ हेमू कालानी 6-7 साल पहले, बिल्कुल दरिया सिंध के करीब उधर उनकी रात है। कुछ साल के बाद इस पार्क का नाम तब्दील करके मोहम्मद बिन कासिम के नाम कर दिया गया। अब ये जो है एक तमाचा है मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस किस्म के का शख्स था मोहम्मद बिन कासिम, मतलब जितनी तबाही उसने फैलाई यहाँ पे, और जो हमारे सिंध के दोस्त अगर आप कभी उनसे बात करें वो क्या सोच रखते हैं उसके बारे में, वो तो उसको बिल्कुल ही नहीं मानते। इतना कत्लोखून उन्होंने किया और वो लुटेरे थे। बाद में उनके अपने गवर्नर ने उनको वापस बुला लिया, जाज बिन यूसुफ ने उनको चुनवा के कारपेट के अंदर चुनवा के उनको वापस भेजा गया। तो वो राजा दाहिर को नहीं मानते। तो मतलब यहाँ पे उस पार्क को भी इतने इनसिक्योरिटी है हमारे मुल्क में, अपनी जो गैर मुसलमान जो हमारे उनके खिलाफ के एक पार्क का नाम भी हमने उसको चेंज कर दिया। और किसके नाम पे चेंज किया? जो शख्स यहाँ पे ना कभी पैदा हुआ ना उसकी यहाँ पे कोई रूट्स है, वो जब आया तो कत्लो खून करने आया, लूटमार करने आया, किसी और ताकत के एमा पे आया और फिर वापस चला गया, और उसको हमने बाबुल इस्लाम पे क्लियर कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी तारीख इस किस्म के हीरो से भरी पड़ी है, और सिंध खास तौर पे ऐसे हीरो से। तो
मामला ये है कि सवाल जो है, बुनियादी सवाल जो है अपने आप से भी करता हूँ और 14 अगस्त के मौके पर आपसे भी करता हूँ कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसके वालिदैन पार्टीशन के बाद इंडिया चले गए। पैदा तो हिंदू फैलाने यही हुआ था, ये उसकी जन्मभूमि थी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, उसके माँ बाप ईरान कुरान से तो नहीं आए थे, ठीक है। हमने तो ईरानियों के नाम पे अपने मिसाइल रख लिए हैं यहाँ पे, मोहम्मद को बस वो गजनवी मिसाइल बना दिया, फौरी मिसाइल। अब ये कौन लोग, ये लोग इसी काबिल है कि इनके नाम मिसाइलों पर रखे जाए, क्योंकि ये लोग भी बर्बाद करने आए थे और मिसाइल भी बर्बादी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो असल सवाल ये है कि इस तरह से हम कब तक अपने हीरोज को, ये हमारे असल हीरो हैं जो कि सन ऑफ द सॉइल है, इसी जन्मभूमि से उठे, कब तक हम, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो हेमू कालानी हो, चाहे वो होशू शीदी हो, चाहे वो जो है मतलब कब तक हम इसको जो है वो इग्नोर, रूपलो कोहली हो, कब तक हम इग्नोर मतलब करते रहेंगे। और हम किस किस्म का पाकिस्तान अपनी नई नस्लों को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल हम सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे हमने बिल्कुल इसको एक यकरुखी हमने उसको बना दिया। हालांकि हमारे फाउंडर्स की ये विजन नहीं थी। हमारा जो पहला कैबिनेट था वो बड़ा मखलूत किस्म का कैबिनेट था, उसमें हिंदू भी शामिल थे। जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो कि रिजाइन करके वापस इंडिया चले गए जब उनको यहाँ पे उनके काम को यहाँ पे बिल्कुल बेकार बना दिया गया। उसके बाद सफुल्ला खान साहब जो कि अहमदी थे, जिनकी बहुत गिरा कदर खदमात हैं कश्मीर कॉज के लिए। इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने कश्मीर एज फॉरेन मिनिस्टर के बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो प्रेसिडेंट बने। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे सफुल्ला खान साहब। अब्दुल सलाम साहब को आप देख लें, वो सारी दुनिया में मुसलमान है सिवाय पाकिस्तान के, सारी दुनिया में वो पाकिस्तानी कंसिडर हुए सिवाय अपने मुल्क के। हालांकि उन्होंने अपना पासपोर्ट भी चेंज नहीं करवाया आखिर दम तक, वो ग्रीन पासपोर्ट। और वो आए थे पाकिस्तान तो साहब के ज़माने में कि मैं पाकिस्तान की मदद करूं, यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाऊं, और उसी ज़माने में उस बदबख्त इंसान मुल्कों ने यहाँ पे अहमदी को काफिर डिक्लेयर कर दिया मुल्लाओं के कहने पे, जिन्होंने बाद में उसकी हुकूमत का तख्ता उलटवा दिया। ये वो शख्स है अब्दुल सलाम। अभी आपने सुना होगा किंग्स कॉलेज ने इनके नाम पे अपनी लाइब्रेरी की है। हमने अभी तक किसी भी अपने यहाँ पे GCU, जो कि इसी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, GCU जिधर उन्होंने अपने सारे फॉर्मेटिव ईयर स्पेंड किए फिजिक्स पढ़ते हुए, यहाँ पे कोई उन्होंने यहाँ पे नाम रखने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं करवाया। हमने अब्दुल सलाम साहब को उसी हमने जिस 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 जो है से हम हेमू कालानी और भगत सिंह को मारते थे, जिससे हमने अपने तमाम हीरोज़ को जो हम करते हैं कि ये हमारे हीरोज़ नहीं है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, या हमारी मुसलमानियत की डेफिनेशन बड़ी नैरो है क्योंकि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। देखा, हम इस्लाम को इतनी इनसिक्योर मजहब नहीं है 1400 साल से है कि वो इन हीरोज़ को इनका जायज़ मकाम देने से वो इनसिक्योर हो जाएगा। फिर एक और बात जहन में आती है कि क्या वजह है कि हमारे जो दूसरे हीरो हैं, मतलब भगत सिंह को पंजाब में ओन किया जाता है दोनों साइडों पे। यहाँ पे बड़ी अरसे से एक बड़ी तवाना तहरीक चल रही है कि जो शादमान चौक है जहाँ पे फांसी दी गई, उसका नाम भगत सिंह चौक करते हैं, पंजाबी ओन करते हैं। हालांकि भगत सिंह तो रिलीजियस भी नहीं थे इस मामले में, वो तो अपने उनकी बड़ी मशहूर तहरीर है वाई एम एन एथीस्ट। तो इंडिया में तो बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है उनको विंद्रन वाले के साथ लिंक करने की कि वो गोल्डन टेम्पल में, लेकिन कई मतलब उसको जो है सबसे फनाटिक एलिमेंट में बड़ी कोशिश की गई कि वो उसको ओन करे। तो सवाल यह है कि यहाँ पे मतलब सिंध में तो हेमू कालानी को ओन किया जाता है, लेकिन ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, कहीं ये वजह तो नहीं है कि हमारी स्टेट जो कहती है कि वो फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम है, हालांकि पूरी दुनिया में और कोई भी मुल्क नहीं मानता कि ये फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम है, क्या उनका इस्लाम और जो उनके इस्लाम के क्या ये खतरे में तो नहीं पड़ जाता अगर हम हेमू कालानी को बिलफर्ज जो है हम उसको अरबाइज ना करते हैं, हम उसको मुसलमान। तो ये एक इनसिक्योरिटी है मेरे ख्याल में कि अगर हमने नाना खाफा हेमू कालानी को रिकग्नाइज कर दिया तो फिर हमें सारे हीरोज़ को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और वो जो एक फाउंडेशन है हमारी स्टेट की बनी हुई है कि किला इस्लाम है और पाकिस्तान आइडियोलॉजी है, क्योंकि बड़ी इंटॉलरेंट किस्म की, जहाँ पे सिर्फ एक ख़ास किस्म का मुसलमान, एक ख़ास किस्म की मुसलमानियत और एक ख़ास किस्म का इस्लाम ही चल सकता है, जिसमें ना दूसरे मुसलमान आ सकते हैं, ना उसमें ये हमारे दूसरे जो फ्रीडम फाइटर हैं उसमें मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जैसे लोग भी शामिल हैं जिनकी बहुत गिरा कदर खिदमत है।
जो जो कि पाकिस्तान की स्कीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जिन एरियाज़ में वो अपना मुल्क नया बनाना चाहते थे वो सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मेरा ख़्याल है यही वजह है कि हम जो है जितने मर्जी माइनॉरिटीज़ डे मना लें, जितने मर्जी हम गैर मुसलमान सेनेटर्स अपनी पार्टी में शामिल कर लें, लेकिन जब तक एक असल लेवल पे, बेसिक लेवल पे हम अपने हीरोज़ को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए हमारी 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट ऑलरेडी रिकग्नाइजेस पाकिस्तान एज अ मल्टी कल्चरल, बहुत बड़ी बात है ये। अगर हम समझ लें मल्टी कल्चर, तो मल्टी एथनिक, मल्टी कन्फेशनल करने में क्या उसको, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मज़ीद एडमिट करने में क्या हर्ज है? क्योंकि अगर हमने एडमिट कर लिया तो फिर हमें वो जो फाउंडेशन है हमारे मुल्क की वो खतरे में पड़ जाएगी। वो क्या फाउंडेशन है? वो फाउंडेशन ये है कि ये जो एक स्टेट है ये बेसिकली जो सुन्नी मुसलमान जो हैं, हालांकि जिन मुसलमानों ने बनाया था वो ना मजहबी थे ना उस तरीके से थे, वो जो सुन्नी इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाएगा। वो जो पूरी कला इस्लाम जो हमारा है, क्योंकि कला इस्लाम में ये वही वाली मेंटालिटी है जिस तरह 1924 में हिजरत मूवमेंट या उसमें उलेमा ने कहा था या दारुल हर्ब है या दारुल इस्लाम है। तो अगर आप उनको इस मुशर्रफ का इस्लाम नहीं कर सकते तो फिर आप उन पर जंग डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वॉर ऑन योर माइनॉरिटीज। तो एमनेशिया जो है वो सबसे बड़ी सजा है किसी भी हीरो के लिए। मतलब आप कत्ल कर दें, आप मार दें, कुछ कर दें, लेकिन अगर आप उनको रिमूव कर दें अपनी तारीख से, दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट व्हिच यू कैन गिव टू योर हीरोज। तो मेरे ख्याल में हेमू कालानी भी अनफॉर्चुनेटली इसी चक्की में उन्हें हमने पीसा है, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि इनका 70 साल है और मेरे ख्याल में मतलब हमारे यूथ यहाँ पे भगत सिंह और चे गेवारा की बात करते हैं तो हम हेमू कालानी की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, वो हिंदू खानदान में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं हिंदू धर्म के लिए जान दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था मैं आज़ादी के लिए जान दे रहा हूँ। और हमारे 76 आज़ादी की एनिवर्सरी पे जो बात याद रखनी, क्योंकि आज़ादी किसी एक कन्फेशन, एक फेथ, एक क्लास के लिए नहीं लिखती, आज़ादी पूरे मुल्क के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ली जाती है। और मेरे ख्याल में आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक के मेरे ख्याल में ज़रूर जो है हमारे जो जुमा है, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, तक ये बात पहुँचाने की, आपके तवज्जुह से ही सही पहुँचाने की ज़रूरत है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने हीरोज़ को गद्दारी और इस्लाम की नज़र से देखना छोड़ दें और हम उनको ओन करें, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए।